सुबह तक जो बात कॉलेज में कौतूहल का विषय बनी हुई थी, शाम आते-आते सबकी चिंता का सबब बन चुकी थी। आखिर अर्जुन गया कहाँ पर? सुबह से अर्जुन गायब था, या यूँ कहें कि रात से ही गायब था। लेकिन वार्डन वार्डन के चेहरे पर तो सुबह के समय में कोई परेशानी नहीं थी। कॉलेज का एक बच्चा गायब हो चुका था, लेकिन ये तो मानो उसके लिए रोज़मर्रा की चीज़ थी। लेकिन जैसे-जैसे शाम ढल रही थी, वैसे-वैसे ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि अर्जुन के पेरेंट्स के माथे पर भी चिंता की लकीरें छा चुकी थी। फ़ोन कर उनको बता दिया गया था राजकुमार द्वारा, लेकिन रात होने पर भी अर्जुन वापस नहीं आया। फिर एकदम से आवाज़ आई, "अरे वो बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है।" जैसे ही बेसमेंट का नाम वार्डन के कानों में पड़ता है, मानो जैसे उसके माथे पर पसीने की धाराएं बहने लग पड़ती हैं। शायद उसको किसी अनहोनी के होने का खदशा हो चुका था। क्या अर्जुन वहीं पर था? लेकिन अर्जुन है कौन? कौन है राजकुमार और बाकी उसके साथी? क्या हुआ उनके साथ? और सबसे बड़ी बात, क्या है उस बेसमेंट का राज, जिसके बारे में सिर्फ सुनते ही वार्डन के हाव-भाव बदल गए। जो अभी भी चिंता में नहीं लग रहा था, अचानक से वो गहरी चिंता में खो गया। शुरू करते हैं आज का किस्सा। और इससे पहले कि आज का किस्सा शुरू करूं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अंधकार के पहले एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया। मेरा टारगेट था कि 500 लाइक्स होंगे तो तभी मैं दूसरा एपिसोड्स अपलोड करूंगा, और सच में मुझे इतना भी यकीन नहीं था कि पहले दिन ही, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही 500 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। जो भी हॉरर सुनते हैं, जिनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं दूसरे चैनल्स के, उनके लिए 500 व्यूज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और आपने खुले दिल से प्यार दिया, इसलिए अब जल्दी से दूसरा एपिसोड लाना तो बनता ही है। और हो सकता है कि अगला एपिसोड दूसरा एपिसोड ही हो अंधकार सीरीज़ का, और वो है आखिरी मेट्रो। खैर, उसके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन आज के एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। और रैगिंग का एक खौफनाक किस्सा। जो भी आप में से ऐसे कामों में लिप्त हैं, आज के बाद शायद इन कामों को करना तो दूर की बात, बल्कि सोचना भी भूल जाएँगे। तो इससे पहले शुरू करें आज का किस्सा, जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को भी खूब प्यार दीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक के साथ-साथ हाइप का बटन तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है, तो आप हाइप करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के किस्से की ओर। लखनऊ का एक इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस इंजीनियरिंग कॉलेज की एक ख़ासियत थी कि ये कॉलेज काफ़ी पुराना था। हालाँकि आज़ादी के बाद ही बना था, लेकिन शायद 1950 या 60 के दशक में बना हुआ था, और अच्छी रेपो थी कॉलेज की। इसकी वजह से दूर-दूर से स्टूडेंट्स भी आते थे यहाँ पर। राजकुमार भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। अर्जुन भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। संदीप भी उन्हीं कई स्टूडेंट्स में से एक था। लेकिन हॉस्टल, जहाँ पर दूर-दराज से आए बच्चे रुकते हैं क्योंकि वो अप डाउन तो कर नहीं सकते, यहाँ पर पढ़ाई का माहौल कुछ ज़्यादा ही होता है घर के मुकाबले, क्योंकि और कोई काम तो करना नहीं होता। लेकिन एक ऐसा काम, एक ऐसा घिनौना काम उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, जो पहली बार इस कॉलेज में हॉस्टल में कदम रखते हैं। ना सिर्फ इस कॉलेज में हॉस्टल में, बाकी जितने भी हैं, आज शायद इसकी तादाद कम होगी, लेकिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा होती थी। रैगिंग एक ऐसा डरा देने वाला शब्द है जो नए आने वाले स्टूडेंट्स के सर पर भूत बनकर नाचता है। राजकुमार, संदीप, सचिन, ये तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। जब इन्होंने दाखिला लिया, उसके बाद इनको इस बात का पता लगा कि इस हॉस्टल के जो सीनियर्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही गंदे तरीके से रैगिंग करते हैं। डर चुके थे, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। ये कहीं न कहीं इस अनऑफ़िशियल घिनौनी परंपरा का हिस्सा बन चुके थे। अब जब ये पहले दिन हॉस्टल में एंट्री करते हैं, इनको जो रूम एलोकेट हुए थे वो 3 बेड के रूम थे, जिसमें राजकुमार, संदीप और सचिन रुकने वाले थे। ये तीनों काफ़ी होनहार स्टूडेंट्स, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स, और सिंसियर स्टूडेंट्स से, बहुत ज़्यादा किसी के साथ हँसी मज़ाक नहीं करना, इंट्रोवर्ट टाइप के, मानो तीनों की जोड़ी जिसे कहते हैं कि बन गई। पहले दिन ही जब वार्तालाप हुई तो अच्छी जोड़ी बन गई।
अब एक स्टूडेंट था अर्जुन, जो बेसिकली काफ़ी दूर से आया था और ये इनके साथ रूम तो शेयर कर नहीं सकता था, लेकिन जब ये गार्डन में थे, कॉलेज में थे, तो आपस में इनकी थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी थी, तो अभी कमरे में ये 4 जने थे। अब ये चारों कुछ समय तक अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने के बाद शुरू होते हैं, रैगिंग की चर्चा करने शुरू कर देते हैं। अर्जुन कहता है कि यार, मैंने सुना है कि यहाँ का जो ये सीनियर है विक्रम, ये बहुत गंदी रैगिंग करता है, और उसके जो साथी है अमन और रोहित, वो भी कोई कम नहीं है। अब ये तीनों कहते हैं कि भाई सुना तो हमने ही है, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब एक आधे दिन की बात है, आई गई हो जाएगी, जो दुख मिलेगा मिलकर सह लेंगे। ये बात सुनकर चारों जाने हंसने लग पड़ते हैं और शायद कहीं ना कहीं इंतजार करने लग पड़ते हैं अपने साथ हो जाने वाली जाति का। जैसे जैसे शाम ढल रही थी उस हॉस्टल में, वैसे वैसे नए आने वाले स्टूडेंट्स की चिंता भी बढ़ रही थी कि उनके साथ क्या होगा। और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, वैसे ही अब हर एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाने लग पड़ता है जहाँ पर नए स्टूडेंट्स आए थे। उन्हीं में से इन तीनों का कमरा भी था। इन्हें मालूम पड़ चुका था कि बस अब बारी है। कुछ समय बाद उनको एक जगह पर बड़े से हॉल में एकत्रित किया जाता है और अब शुरू होने वाली थी रैगिंग। विक्रम, जो सच में ही बेहद बदतमीज लड़का था, और अमन और रोहित, वो थे उसके चेले। वो भी कोई कम कसर नहीं छोड़ते थे विक्रम की आड़ में। विक्रम, उसके दोनों चेले और बाकी कुछ जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, अब वो खड़े थे और बस बारी बारी करके सबकी इज्जत नीलाम करने में लगे हुए थे। बारी इनकी भी आती है, किसी को मॉडलिंग करने के लिए कहा जाता है गलत तरीके से, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है। मैं अ, इन सब चीज़ों को इन चीज़ों के बारे में बात करके यूँ कहें कि मैं फिर वही कई लोगों का ये दर्द भी है जिनके साथ रैगिंग हुई है, उनके ज़ख्म को छेड़ना नहीं चाहता, हरे नहीं करना चाहता, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा कि क्या-क्या किया। लेकिन जो भी किया वो बेहद ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न देने वाला था इन सबको। ख़ैर, कुछ समय बाद रैगिंग का दौर ख़त्म होता है और ये बेचारे बेइज़्ज़त होकर अपने-अपने कमरों में वापस आ जाते हैं। ये रात इनके लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरी रात थी और बस ये सोच रहे थे कि शुक्र है, बस इसी रात की बात थी। ना चाहते हुए भी इसी रात का इंतज़ार था और बस ये ख़त्म होने को था। लेकिन शायद इनकी गलतफ़हमी थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही बीते थे। फिर से कॉल आ जाती है। रैगिंग फिर से शुरू हो जाती है। ये हक्के-बक्के रह जाते हैं कि अब कौन-सी रैगिंग, एक बार हो तो गई, लेकिन नहीं। विक्रम का मन अभी भरा नहीं था। वो तो मानो जैसे इन बच्चों को खिलौना समझता था और इनके साथ खेलने की इच्छा उसे हर पल रहती थी। कभी वो रैगिंग के नाम पर अपने बूट साफ करने को कहता, कभी रैगिंग के नाम पर अपने कपड़े धोने को कहता, कभी रैगिंग के नाम पर कुछ अजीब से तरीके के काम करने को कहता, और ये कहीं न कहीं सभी स्टूडेंट्स जो थे वो तंग तो आ चुके थे, लेकिन विक्रम का खौफ ही इतना था, मानो जैसे वो इस हॉस्टल का गुंडा था और उसके सामने कोई भी बोल नहीं सकता था। लेकिन इन सब में से सबसे बुरा हाल हुआ अर्जुन का। अर्जुन इन चारों में से सबसे ज़्यादा होनहार तो था, लेकिन उतना ही इंट्रोवर्ट भी। उसकी एक ख़ासियत थी, जो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा उसके लिए, यूँ कह सकते हैं कि उसके लिए श्राप ही बन चुकी थी, और वो थी उसकी आवाज़। अर्जुन बेहद सुरीला गायक था, उसे गाने का भी बहुत शौक था। कहीं न कहीं विक्रम को ये पता लग चुका था कि अर्जुन अच्छा गाता है। अब विक्रम सबसे ज़्यादा रैगिंग अर्जुन की करता था। मानो जैसे उसने अर्जुन को अपना पर्सनल सिंगर बना लिया था। जब भी उसका दिल करता, वो अर्जुन को अपने रूम में बुला लेता और गाना गाने के लिए कहता और उसके बाद मज़ाक उड़ाता। अर्जुन इन सब बातों से बेहद ज़्यादा खफ़ा हो चुका था, बेहद ज़्यादा परेशान हो चुका था। ये सभी चीज़ें उसकी सेहत पर असर डाल रही थी, उसके व्यक्तित्व पर असर डाल रही थी। शांत, खामोश रहने वाला अर्जुन अब खीसा-खीसा सा रहने लग पड़ा। उसने कई बार राजकुमार, संदीप और सचिन के साथ बात करने की कोशिश की और की भी, कि भई मैं तो तंग आ चुका हूँ इस चीज़ से।
तो वो कहते कि भाई देख, हमें लगा था कि पहले दिन के बाद रैगिंग खत्म हो जाएगी, अब ये सिलसिला चल रहा है लेकिन ज़्यादा देर रुक चलेगा नहीं। देख, पहले क्या होता था, कितनी रैगिंग होती थी, अब देख ना धीरे-धीरे कम हो गई है। और जब इस पागल का मन भर जाएगा, विक्रम के बारे में कह रहे थे, तब ये छोड़ देगा। तू यार बस कुछ दिन और निकाल लेना, बाद में सब। अर्जुन कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं भाई, मैं और ज़्यादा समय नहीं निकाल सकता, और ज़्यादा समय नहीं निकाल सकता।" लेकिन ये फिर भी उनको तीनों उसको समझाते हैं और किसी तरीके से समझा-बुझा के अर्जुन को उसके कमरे में भेज देते हैं। अब 1-2 दिन ठीक जाते हैं। अर्जुन शायद अब इनसे बात भी नहीं करना चाहता था और एक सुबह जब ये सभी मेस में जाते हैं तो खाना खाने के लिए, तो अर्जुन मिसिंग था। ये देखते हैं कि अर्जुन आया नहीं। पूछते हैं एक-दूसरे के, "अर्जुन अर्जुन को क्या हुआ?" तो जो उसके रूममेट थे उससे पूछते हैं कि, "भाई अर्जुन?" कहते हैं, "यार अर्जुन तो रात का नहीं है रूम में।" "क्या कह रहे हो? कहाँ गया?" कहते हैं, "नहीं, हमें नहीं पता।" "तो शाम को था?" कहते हैं, "नहीं भाई, शाम को भी हमने उसे देखा नहीं कहीं। कॉलेज के अंदर हॉस्टल के अंदर की एंट्रेंस की है कुछ रिकॉर्ड, यार हमें कुछ नहीं पता।" अब इनको थोड़ी-सी चिंता होने लग पड़ी थी क्योंकि अर्जुन सच में बेहद परेशान था और इनको डर सता रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब ये जाते हैं वार्डन के पास और वार्डन को कहते हैं कि एक्चुअली सर, हमारा एक जो मेट है अर्जुन, वो रात का है नहीं हॉस्टल में। कहाँ गया? सर हमें पता होता तो हम आपके पास थोड़ी आते। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल अगर थोड़ा-सा आप पता कराइए। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, सिक्योरिटी गार्ड कहता है, "नहीं, अर्जुन तो नहीं आया और उसको मैंने जाते भी नहीं देखा।" यानी कि वो कॉलेज के बाद से यहाँ पर नहीं था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि अर्जुन गायब हो चुका है। लेकिन मानो जैसे वार्डन, उसको तो कुछ किसी तरीके का कोई डर खौफ नहीं था, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं थी। वो कह रहा है, "अरे! गया होगा गर्लफ्रेंड के साथ मिलने, घूमने-फिरने गया होगा। आजकल के बच्चे यही सब तो करते हैं। बाद में फिर हमें परेशान करते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं।" लेकिन ये तीनों जाने मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहली बात तो शायद उनको ये पता था कि अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। दूसरी बात, अगर होती भी तो कम से कम हमें पता होता। क्योंकि अर्जुन हर तरह की बात कर लेता है, फिर भी शक दूर करने के लिए वो अर्जुन के रूममेट से बात करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हमें इस बात का कोई पता नहीं और जहाँ तक हमारा ख्याल है अर्जुन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब ये सारे दिन कॉलेज में भी परेशान रहते हैं कि अर्जुन आ जाएगा, कहीं गया होगा, लेकिन शाम होते-होते अर्जुन का कोई भी अता-पता नहीं था और ये वार्डन के पास फिर से जाते हैं और इसके बावजूद वार्डन, इतनी देर गायब होने के बावजूद वार्डन कह रहा था कि भई चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये इसके घर पे भी फ़ोन कर देते हैं कि अर्जुन गायब है, कहीं वो घर आपको तो नहीं कुछ बताया, क्योंकि वो बड़ा परेशान था रैगिंग की वजह से, लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता था, रैगिंग तक का पता नहीं था और वो बड़े हैरान होते हैं कि जब उन्हें ये बात का पता लगता है कि रैगिंग भी हो रही थी और उसकी काफ़ी समय से रैगिंग हो रही थी, वो तो हमसे किसी तरीके की कोई भी बात नहीं करता था। सो कुल मिला के अब अर्जुन एक मिस्ट्री बन चुका था सारे हॉस्टल के लिए। शाम होते-होते सारा हॉस्टल जब एकत्रित होकर गया वार्डन के पास और वार्डन को समझाने की कोशिश की कि इस मामले को थोड़ा-सा सीरियसली लिए और हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी वार्डन के कान से जूँ तक नहीं रेंग रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, "वो बेसमेंट का दरवाज़ा खुला है, कहीं वहाँ तो नहीं?" अब जैसे ही वार्डन बेसमेंट का नाम सुनता है, अब जाकर पहली बार मानो उसके माथे पर चिंता की लकीरें और पसीना साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो कहता है, किसने कहा? किसने देखा?" एक जो एम्प्लॉयी था वहाँ का ही, वो कहता है, "सर वो बेसमेंट खुला हुआ है, वहाँ चल के देखें?" "अरे वहाँ क्या करने गया होगा? वो बेसमेंट का तो किसी को पता नहीं है और दरवाज़ा बंद रहता है, वहाँ पर कैसे गया होगा?" "सर हमें चलकर देखना चाहिए।" अब कुछ बच्चे भी विरोध करने लग पड़े कि हाँ, हाँ सर चल के देखना चाहिए, जाने में हर्ज ही क्या है। वार्डन अब सबको लीड कर रहा था और वो बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। जो ये बेसमेंट था, ये एक तरह का कह सकते हैं कि नेचुरल बेसमेंट था। नेचुरल बेसमेंट मतलब कि जानबूझकर ज़मीन को खोदकर एक बेसमेंट नहीं बनाया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस जगह के आसपास की जो मिट्टी है वो नेचुरली तौर पर ऊपर उभर आई है और वो जगह कहीं न कहीं नीचे धँस गई है और उसको कवर अप करने के लिए एक उन्होंने इमारत खड़ी कर दी थी जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके जो इमारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था काफ़ी जर्जर हालत में था। दरवाज़ा हालाँकि काफ़ी मज़बूत था लेकिन शायद उस पर कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ़ कुंडी लगी थी।
अब जब वो दरवाज़ा खोलता है बेसमेंट का और एक गुफानुमा कॉरिडोर था, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं खांसने लग पड़ते हैं। अजीब-सी तरीके की स्मेल थी और काफ़ी अजीब तरीके का वातावरण था, मानो जैसे वो कोई भूता जगह पर आ चुके हैं। अब टॉर्च लेकर जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे ही वो कॉरिडोर खत्म होता है, एक बहुत बड़ा गोल-सा हॉल इन्हें दिखाई देता है और बिल्कुल उसके कोने पर कुछ उभरा हुआ था और एक जंगला लगा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ तो ये कोई छोटा-सा कमरा है जो थड़े पर इन्होंने जंगला बनाया है किसी जानवर या किसी चीज़ को बाँधने के लिए, या फिर शायद एक कुआँ है, क्योंकि उसकी गोल मुंडेर इसी बात का इशारा कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वो जंगला था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अब जैसे ही वार्डन वो जंगले की तरफ देखता है, मानो उसकी आँखें खौफ से, मानो उसके सारा शरीर काँपने लग पड़ता है। अब एक एम्प्लॉयी भागा-भागा आगे जाता है और उस अंधेरे कुएँ में देखने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से कमरे में बड़ी मुश्किल से कुछ जो आस-पास की लाइट्स उसकी उससे नज़र आ रहा था, तो उस कुएँ में क्या नज़र आता? तो एम्प्लॉयी करना है, "सर, टॉर्च देना ज़रा।" अब वार्डन टॉर्च पकड़ाता है और जैसे ही वो नीचे टॉर्च मारकर देखते हैं तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। निश्चित तौर पर अर्जुन की लाश। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स उस तरफ देखते हैं कुएं में, अब चीख चिहाड़ा पड़ जाता है सारे के सारे हॉल में। अरे लाश, अरे अर्जुन, अर्जुन नीचे इतनी गहराई में गिरा है, अरे वो कहाँ बचा होगा, अरे अर्जुन मर गया, मर गया। वार्डन अब सबको समझाने की कोशिश कर रहा था, चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। अब आनन-फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, उसकी लाश को निकाला जाता है। अर्जुन के मेट्स का और राजकुमार, संदीप और सचिन का, तीनों का रो-रो के बुरा हाल था। ये इन तीनों के सबसे करीब था। वहीं दूसरी ओर विक्रम, अमन और रोहित, ये तीनों गायब थे, क्योंकि इन्हें डर था कहीं अर्जुन ने इनसे तंग आकर अपने आप को खत्म तो नहीं कर लिया, और अगर इनका नाम आ गया तो सब खराब हो जाएगा। अब पुलिस वाले शायद वार्डन के बड़े अच्छे जानकार थे, तो किसी भी तरीके से उन्होंने इस केस को एक आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की। उसके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स भी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ, हमें पता लगा है कि रैगिंग हो रही है, लेकिन वार्डन की तरफ से सबको डरा भी दिया गया था कि कोई अगर रैगिंग के बारे में बात करेगा तो फिर समझ ले कि यहाँ से तो क्या। इसलिए कोई भी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं था और ये मामला एक आत्महत्या का केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। अब उस हॉस्टल में एक अजीब तरीके का सन्नाटा पसर चुका था, एक अजीब तरीके की मनहूसियत छा चुकी थी अर्जुन की मौत के बाद। विक्रम, अमन और रोहित, ये तीनों भी शांत हो चुके थे। ये भी अब कोई भी रैगिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको ही पता था कि अगर अब इन्होंने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो विद्रोह हो जाएगा। इसलिए ये भी काफी समय से शांत थे। लेकिन कोई था जिसको शांति नहीं मिली थी, कोई था जो तड़फ रहा था मुक्ति के लिए। क्या वो अर्जुन था? अर्जुन तो इस कड़ी का सबसे नया हिस्सा था। ये कड़ी बहुत पुरानी थी। आपको क्या लगता है कि ये उस कुएं की पहली मौत थी? नहीं, ये तो पर्दाफाश था उस राज का। अर्जुन की मौत उस राज का पर्दाफाश था जो इस गहरे खूनी कुएं का एक लंबा इतिहास था, और कहीं न कहीं अर्जुन की मौत से उस परत को खुलने का मौका मिल गया। हालांकि अब विक्रम भी पहले जैसा नहीं रहा। विक्रम जो इस कॉलेज का, इस हॉस्टल का गुंडा था, वो तो बस अब मानो खामोश सा ही हो गया। अमन और रोहित भी सुधर चुके थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम के बारे में चीजें पता लगनी शुरू हुई कि विक्रम रात के समय में ऊंची ऊंची चीखें मारता और कहता है कि नहीं सुनना तुम्हारा गाना, मैंने नहीं सुनना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिर
उस रात या उस शाम हुआ क्या था कि अर्जुन सबकी नज़रों से बचकर उस बेसमेंट में गया और कभी वापस आया ही नहीं। अब धीरे-धीरे परतें खुलनी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले विक्रम के बारे में हर रोज़ ये बातें आती कि वो ना कॉलेज आ रहा है और बस अपने हॉस्टल में पड़ा रहता है और कहीं न कहीं वो अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। एक बार रोहित भागा-भागा इन तीनों के कमरे में आया और कह रहा था, "यार तुम तो अर्जुन के बहुत अच्छे दोस्त थे। प्लीज़ यार, प्लीज़ तुम उसकी आत्मा से बात करो।" ये कहते हैं, "यार क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? आत्मा से बात करो।" "हाँ, वो कल उसने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया।" "परेशान किया? यार क्या बात कर रहे हो?" मैं साफ तौर पर सुन रहा था भाई। विक्रम और मैं दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि हमसे जाने-अनजाने में गलती हो गई और हमें कन्फेस कर लेना चाहिए। अचानक से हमें गाने की आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी और ये अर्जुन की ही आवाज़ थी। जब हमने खिड़की में देखा, हमें साफ तौर पर एक परछाई नज़र आई और धीरे-धीरे वो अर्जुन बनता जा रहा था। बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था उसका भाई, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा और वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें भी मार देगा। प्लीज़ हमें बचा लो। रोहित की बातें इनको काफ़ी अजीब लग रही थी लेकिन अटपटी भी थी कि भाई ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या अर्जुन की आत्मा, शायद ये दोनों सदमे में है। ये कहते हैं कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, वार्डन से बात करो। लेकिन शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह उस बेसमेंट का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था। रोहित गायब हो चुका था और उसी कुएं से रोहित की लाश मिलती है। कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर दो मौतें हो चुकी थी, दोनों एक ही तरीके से, और दोनों को एक ही तरीके से निपटा भी दिया गया, आत्महत्या का केस कहकर। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर था। अब अमन से जब ये पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, तो अमन कहता है कि भाई मैं तो सो रहा था लेकिन रात को अचानक ये दोनों एक तरह से लड़ने लग पड़े और उसके बाद ये दोनों कमरे से भागे। मैंने अपनी खिड़की से देखा, ये बेसमेंट की ओर जा रहे थे। मैं इतना डर चुका था कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं रिएक्ट कर पाया और अचानक से मानो जैसे मैं रोहित को देख रहा था कि जैसे वो अपने आप में नहीं है, जैसे वो रिमोट कंट्रोल की तरह दरवाजे को खोल रहा है। ये दोनों अंदर जाते हैं और अचानक से विक्रम बाहर भागता है लेकिन उसके बाद रोहित नहीं भागता बाहर। और इससे पहले मैं कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर पाता, कुछ सोच पाता, विक्रम जल्दी से कमरे में आकर दुबक जाता और कहता है, वो अर्जुन अर्जुन हमें मार देगा यार, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता कि उसका पश्चाताप कैसे करना है, लेकिन प्लीज़ यार हमें बचा ले। मैंने पूछा कि भाई रोहित कहाँ पे है? वो कह रहा है बस वो भाई उस गहरी सुरंग में जाता जा रहा है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की बट वो नहीं नहीं वापस नहीं आ रहा। अब मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि ना ही मैं ये बात वार्डन से करने के लिए जाने की हिम्मत कर सका। मैं भी बस दुबक कर लेटा रहा। सारी रात परेशानी में निकली। अब मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं उस समय पीछे भागता, लेकिन भाई मैं डर इतना गया था, मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी कि अगर अर्जुन की आत्मा ने मुझे भी पकड़ लिया, आखिर मैं भी तो इन दोनों के साथ था ना। अब सबको अपनी-अपनी करतूत का पता था, इसलिए सब डर रहे थे। जब रोहित का ये अंजाम होता है, विक्रम और ज़्यादा डरने लग पड़ा, उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी थी और नौबत यहाँ तक आई कि कुछ ही दिन के अंदर-अंदर उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ा और उसके पेरेंट्स उसे लेकर चले गए। अमन के द्वारा पता लगा कि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसको अब हॉस्पिटल यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। इस कदर तक वो पागल हो चुका था। बस वो एक ही बात कहता था कि मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारा गाना अर्जुन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस अपने कानों पर हाथ लगा देता था। कभी उसको कोई परछाई नज़र आती थी। क्या तुम्हें भी अर्जुन नज़र आया? अमन कहता नहीं, मुझे नहीं नज़र आया। शायद ये बात अर्जुन सुन चुका था क्योंकि अब बारी अमन की थी। अमन अब उस रूम में अकेला था। अगले दिन फिर कॉलेज में कुतूहल था। एक लड़का अपना बैग पैक किया था। वार्डन उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था, ऐसी की तैसी इस हॉस्टल की, मुझे मुझे अपनी जान प्यारी है पढ़ाई से ज़्यादा। और वो लड़का था अमन।
राजकुमार भागा भागा उसके पास जाता है और कहता है कि भाई हुआ क्या। अमर कहता है वो मुझे कल नजर आया और वो छोड़ेगा नहीं किसी को। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और मैं अपने आप को उस कुएं में जाता नहीं देख सकता। मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस कॉलेज को, इस हॉस्टल को। जाना है तो जहाना है, कहीं और पढ़ लूंगा भाई, भाड़ में गई फीस। मेरे माता पिता कर लेंगे बर्दाश्त जब उनको सारी सच्चाई का पता लगेगा, लेकिन मैं आज के बाद इस कॉलेज में कदम नहीं रखूंगा। और हाँ, रैगिंग तो भूल के, जिंदगी में रैगिंग कभी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ये कहते हुए अमन बस उस हॉस्टल से निकलने की करता है। देखते ही देखते कुछ महीनों में हॉस्टल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पढ़ाई तो दूर की बात, लोगों को रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी। दो मौतें, दो लोगों का बुरा हाल, कुल मिलाकर 4 लोग प्रभावित हो चुके थे पूरी तरीके से। और हॉस्टल के बाकी लोग, उनका हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। दिवाली अब पास आ रही थी, हॉस्टल कुछ हद तक खाली हो चुका था। राजकुमार, संदीप और सचिन ने यह फैसला किया था कि ये अब नहीं जाएंगे इस बार घर। ना जाने क्यों इस हॉस्टल को छोड़ने का उनका मन भी नहीं कर रहा था, ऊपर से इनका घर भी काफी दूर था। लेकिन शायद यहां से ही सच्चाई का पता लगना शुरू होने वाला था, क्योंकि एक दिन संदीप भागा भागा रूम में आता है और कहता है भाई मुझे बचा ले भाई, अर्जुन मुझे भी मार देगा। अब ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि तुझे भाई, तुझे को मारेगा, वो तो हमारा दोस्त था। मैंने उसको देखा। कहाँ पर? उस बेसमेंट के बाहर। बेसमेंट के बाहर? कैसे? भाई वो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। यार तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा। नहीं भाई, मेरा हेलुसिनेशन नहीं है, वो सच में, सच में वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन तुम्हारे साथ क्यों? दरअसल भाई, अब मैंने उसको पीटा था। पीटा था? प- पर मैंने सिर्फ विक्रम के कहने पर, ये रैगिंग का एक हिस्सा था। उसने उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उसको नहीं पीटूंगा तो फिर अर्जुन मुझे पीटेगा। अर्जुन नहीं कर सका, फिर मुझे पीटना पड़ा, क्योंकि उसके बाद कह रहा था कि अगर अर्जुन ना कर सका तो फिर वो हम दोनों की पिटाई करेगा। अब इसलिए मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा पीटा था। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सचिन और राजकुमार गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि वो समझ सकते थे कि संदीप ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। एक कुआं जो 2 लोगों की जान ले चुका था, और जिस तरीके से अमन ने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनको खींच कर लेकर जा रही थी, ये बातें इनको यहाँ तक ही समझ आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अर्जुन उस कुएं तक कैसे पहुंचा। क्या ये सिलसिला अर्जुन की मौत के साथ ही शुरू हुआ था या फिर इससे पहले भी कुछ था? जैसे मैंने कहा कि अर्जुन तो इस कड़ी का सबसे नया हो रहा था। इस चीज को सोचकर राजकुमार का माथा ठनकता है, और जैसे ही दिवाली खत्म होती है, कॉलेज दोबारा लगना शुरू होता है, वो सबसे पहले जाता है लाइब्रेरी में, क्योंकि इस बात का जवाब उसको लाइब्रेरी में मिलने वाला था। उसका कारण ये था कि लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन थी वो इस सारे कॉलेज की सबसे ओल्ड स्टाफ थी। अपनी रिटायरमेंट के पास 30 साल से ज़्यादा इनको इस लाइब्रेरी में हो चुके थे, और 30 साल से जो इस कॉलेज में हुआ था वो उसकी साक्षी थी। इसलिए अब वो मैडम से बात करना चाहते थे और कहते हैं मैडम आपसे प्लीज़ पर्सनल मिलना चाहता हूँ, लाइब्रेरी के बाद कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मान भी जाती हैं, और फिर जब डिस्कस करते हैं, सारी बात बताते हैं, तो फिर वो बताना शुरू करती हैं कि अ, बेटा कुछ मौतें पहले भी हुई हैं इस कॉलेज में, और इसी कुएं में गिरकर। मैडम क्या क्या बात कर रही हो? हाँ, एक लड़का जो मुझे अच्छे तरीके से याद है, वो भी इसी कुएं में गिरकर मरा था, और वो भी रैगिंग किया करता था बच्चों की बड़े बुरे तरीके से। तो वो लड़के का नाम क्या था? राजीव। कितने साल पहले? आज से कुछ 25 साल पहले, तब मुझे यहाँ पर आए 5 साल हुए थे, और मुझे भी सुनने में आया था कि मेरे आने से कुछ 10-15 बरस पहले भी 2-3 मौतें हुई हैं। और राजीव, हालांकि राजीव की लाश इस कुएं में मिली थी,
लेकिन कहीं न कहीं उसका जो दोष था वो प्रशांत पर लगाया गया था। प्रशांत, हाँ, प्रशांत एक लड़का था बड़ा ही, जैसे अर्जुन था ना, वैसा ही बड़ा होनहार सा लड़का, चुप रहने वाला। उसको राजीव ने बहुत परेशान किया था। जिस दिन राजीव की मौत हुई थी, उस दिन वो प्रशांत भी गायब हो गया था। उसके बाद कभी भी प्रशांत का पता नहीं लगा, आज तक नहीं। तो कुछ उसने अपने आप के साथ खत्म कर लिया, ये कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था बेटा मैं तुझे बता सकती हूँ। हाँ, अ, आज से कुछ साल पहले हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड रिटायर हुए थे, तो अब तो वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, और वो मुझसे भी पहले इस हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड, मतलब इस कॉलेज में सबसे पुराने थे। मेरे हिसाब से अभी भी वो है ज़िंदा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस दे देती हूँ, तुम उनसे बात कर सकते हो, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, बेटा तुम इन चीज़ों से हो सके तो दूर रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहते हैं मैम, पढ़ाई पर ध्यान तब देना अगर कोई पढ़ाई करने दे। मैंने आपको सब कुछ बताया है, क्या आपको लगता है कि हमें इन बातों को हल्के में ले लेना चाहिए और मौतों के होने का इंतज़ार करना चाहिए? खैर, अब वो उनको एड्रेस देती हैं, और जब उनके घर पर जाते हैं, किस्मत अच्छी थी राजकुमार की, क्योंकि उनको वो जीवित ही मिले। मतलब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, 85 बरस के आसपास उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन दिमाग अभी भी, याददाश्त जो अभी भी पूरी तरीके से सलामत थी इनकी, इसलिए ज़्यादा इनको सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ये बात करते हैं कि बेटा मैं प्रशांत को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि वो मुझे बड़ा पसंद था। वो उस हॉस्टल में कुछ ही महीने रहा। वो मुझसे अपनी बातों को शेयर किया करता था कि राजीव मुझे बहुत तंग करता है, ऐसे है, ऐसे है। और मैं कहता था कि बेटा बस मान ले कि ये एक बुरा वक़्त है, गुज़र जाएगा। लेकिन जब राजीव की लाश मिली, उसके बाद प्रशांत गायब हो गया। 1 दिन पहले 1 दिन पहले वो मुझे कह रहा था, बस अब और नहीं सहा जाता। पर लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया? आप प्रशांत से कुछ डिस्कस, या प्रशांत ने कोई आपको बात और भी कही हो? हाँ, एक मुझे वो पर्ची देकर गया था, जो उसने कहा था कि आप अभी मत खोलना। जब प्रशांत गायब हो चुका था, मैंने पहले सोचा कि पुलिस को मैं देता हूँ, शायद उसका पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने पर्ची वो खुद पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि शायद ये पुलिस को नहीं देनी चाहिए। क्यों, ऐसा भी क्या था उस पर्ची में? उसपे बेटा खून से लिखा हुआ था। खून से लिखा हुआ था क्या? कि मुझे भले की ज़रूरत थी और वो भली मिल गई। ये मैं समझ नहीं रहा, भली की ज़रूरत थी और भली मिल गई, मतलब राजीव की भली? हाँ बेटा, अब देख, प्रशांत गायब हुआ, वो कहाँ पर गया मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का पक्का पता है कि राजीव की मौत प्रशांत की वजह से नहीं हुई। प्रशांत ने उसको नहीं मारा। तो फिर उस खूनी कुएँ ने मारा है बेटा। खूनी कुआँ? मुझे बाबा सही से बताइए ना कि आप कहना क्या चाहते हो? बेटा दरअसल ये जो कुआँ है ना, यही इन मौतों की वजह है। और वो क्यों? ये कुएँ का इतिहास तुम्हें पता है बेटा? नहीं बाबा, मुझे लगता है कि शायद आप ही अच्छी तरीके से इस कुएँ का इतिहास बता पाएँगे मुझे। बेटा ये कॉलेज जो है वो 1960 के आस-पास बना था। उससे पहले ये जगह खाली थी, और इस जगह पर पहले का जो मालिक था उसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह गाँव का एक तरह से सूबेदार टाइप का आदमी था, जो गाँव वालों पर काफ़ी जुल्म किया करता था अंग्रेज़ों की देख-रेख में। अब वो जो कुआँ तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये कुएँ का एक बड़ा ही खूनी इतिहास है। कहते हैं कि वो अपने दुश्मनों को, जिनको वो मारना चाहता था, जिनको वो चुप करा देना चाहता था, उनको काट कर इसी कुएँ में फेंक दिया करता था। और अंग्रेज़ों की छत्रछाया होने की वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन फिर वो रात आई। हाँ, समझा नहीं रात। कहते हैं कि गाँव में विद्रोह हो गया, और उसी विद्रोह में तेजा सिंह हाथ लग गया गाँव वालों के। उसका भी ठीक वही अंजाम हुआ जो वो कभी गाँव वालों को किया करता था। ठीक उसी तरीके से उसकी लाश को काटने के बाद इसी कुएँ में फेंक दिया गया। उसके घर वाले भाग गए अपनी जान बचाकर, उसके बाद इस ज़मीन को एक तरह की वीरान हो गई ज़मीन। उसके बाद आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद एक्वायर की गई ज़मीन कॉलेज के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, और उसके बाद फिर कॉलेज बना दिया गया। ये तुम जो देख रहे हो ना कुआँ, ये ज़मीन के कुछ नीचे की तरफ था।
ज़मीन आस-पास टीले थे ऊपर, या कह सकते हैं टीले नहीं थे, ज़मीन ही नीचे की तरफ धँसी हुई थी। फिर इन कॉलेज वालों ने इस पर बेसमेंट बना दिया। बेसमेंट बनाकर कुएँ को ढक दिया गया जालियों से, जंगले से। लेकिन गाहे-बगाहे ये कुआँ एक बलि तो ले ही लेता है। कहा जाता है कि तेजा सिंह की जो आत्मा है वो बड़ी खूंखार परछाई के रूप में आस-पास भटकती रहती है, और अगर कोई ऐसा इंसान जो बहुत हीन भावना का शिकार है, वो उसको भी अपनी जकड़ में ले लेती है, और एक ऐसा इंसान जो शैतान है, वो उसको भी अपनी जकड़ में ले लेती है। दोनों तरीके के। शायद राजीव, जैसा मैंने कहा कि उसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स थी रैगिंग की, लेकिन एक रसूखदार फैमिली से होने की वजह से कोई उस पर एक्शन लेता नहीं था, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो बेचारे बहुत कमज़ोर थे, दिल के बहुत कमज़ोर थे, उनकी मौत भी यहाँ पर हुई। अब राजकुमार सोचता कि अर्जुन भी तो उन्हीं में से एक था, तो फिर क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या अर्जुन खिंचा चला गया उस अंधेरे में? क्या सच में हाथ था? सच में क्या हाथ था विक्रम का अर्जुन की मौत में, या कुछ और था? अब ये कई ऐसे सवाल थे, और उसका जवाब फिलहाल के तौर पर किसी के पास नहीं था। उन बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद कुछ हद तक खुलासा तो हुआ कि आखिर ये माजरा क्या है इस कुएं का, और आखिर कॉलेज वाले इस कुएं को पक्के तौर पर बंद क्यों नहीं कर देते। इस बात का जवाब शायद सिक्योरिटी गार्ड के पास भी नहीं था कि क्यों नहीं कर देते, क्या कारण है। क्या कुछ एग्रीमेंट का हिस्सा था जब जमीन एक्वायर की गई थी? ये किसी को कुछ नहीं पता था। वो गहरा खूनी कुआं ना जाने कितने स्टूडेंट्स की मौत का कारण बन चुका था। और जैसा कि बात की जा रही थी उस परछाई की, क्या सच में तेजा सिंह की वो परछाई थी, या फिर महज एक अफवाह थी, महज एक बूढ़े आदमी का वहम था? नहीं, शायद ऐसा था नहीं। कुछ दिन बीतते हैं। अब संदीप और सचिन से ये बात कर चुका था, और ये सचिन का बड़े खास तौर पर ध्यान रखा जाता था इन दोनों के द्वारा, और उसकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से वो कुछ भी मिस ना कर दें, और कहीं संदीप भी शिकार ना बन जाए उस गहरे कुएं का। लेकिन एक दिन शायद इनको कुछ उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। एक फ़ोन आता है जिसको सुनने के बाद थोड़ी-सी राहत तो मिलती है इन तीनों को, लेकिन चिंता और भी बढ़ जाती है। वो फ़ोन था अमन का। अमन का राजकुमार को फ़ोन आता है कि भाई तुझे पता लगा विक्रम का? नहीं भाई, हम तो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है, अब वो थोड़ा-सा ठीक होने लगा है, लेकिन उसे एक सपना आया था, और उसने मुझे फ़ोन किया और वो सारा सपना बताया। सपना आया था? क्या क्या किस तरीके का सपना? कौन-सा सपना? उसके सपने में अर्जुन आया था। अर्जुन? क्या 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 रहा था? डराया था? नहीं, 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 डराया नहीं था। वो कह रहा था कि वो मुक्ति चाहता है। उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो वो कैसे हो सकती है? यार भाई, मैं तो कह नहीं सकता कि पता नहीं वो सपना महज़ एक उसका वहम था, या फिर सच में कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जो वो कह रहा था मुझे अजीब लगा। अरे भाई, क्या क्या रहा था, मुझे बता तो सही। वो कह रहा था कि अर्जुन कह रहा था कि उसकी उसकी आत्मा को कब्ज़ा कर रखा है उस काली गहरी परछाई ने। वो चाहता है कि उसको मुक्ति मिले, और ना ही सिर्फ़ वो वहाँ पर कैद है, बल्कि और भी कई परछाइयाँ वहाँ पर कैद हैं, और वो भी मुक्ति चाहती हैं, लेकिन वो बड़ी गहरी परछाई उनको मुक्त होने नहीं देती। और ये बात अर्जुन की आत्मा ने कही सपने में आकर। हाँ, लेकिन उसकी मुक्ति का भाई क्या कैसे हो सकता है? अर्जुन कह रहा था कि उस कुएँ को भरो। अब जैसे ही ये बात सुनता है राजकुमार कि उस कुएँ को भरो? अरे भाई, हम थोड़ा भर सकते हैं उस कुएँ को, वो तो कॉलेज का काम है। तो भाई जैसे मर्ज़ी करके, मुझे ये सपना आया था, मैंने तुम्हें बता दिया, और विक्रम ने कहा था प्लीज़ राजकुमार तक ये मैसेज मेरा पहुँचा दो, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। अब ये और दिक्कत की बात हो चुकी थी इन तीनों के लिए। ख़ैर, ये निश्चय करते हैं, ये सोचते हैं कि ये प्रिंसिपल के पास जाएँगे, प्रिंसिपल के पास जाने के बाद प्रिंसिपल से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहें तो हम बाकी बच्चों की भी रिक्वेस्ट आपसे आपसे कर सकते हैं, उनके साइन वगैरह करके, कि जो ये कुआँ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। हमें पता लगा है कि काफ़ी पहले मौतें भी हुई हैं, तो प्लीज़ आप इसको भरवा दीजिए। अब यही उम्मीद लेकर ये प्रिंसिपल के पास जाते हैं।
लेकिन मानो जैसे प्रिंसिपल तो इनसे पूरी बदतमीजी से बात करता है। वैसे भी सुनने में आया था कि वो बहुत बदतमीज इंसान है, वो तो किसी की बात नहीं सुनता, तो इन बच्चों की क्या बात सुनेगा। पहले वो उनकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि पागल समझा है क्या? अरे, तुम 3 स्टूडेंट मेरे पास एक दरख्वास्त लेकर आ गए और मैं कुएं को भर दूंगा। लेकिन सर, आप कुएं को भरवा क्यों नहीं सकते? इतनी मोटे, शट अप! निकल जाओ मेरे कमरे से। और अगर दोबारा बात की तो तुम्हें मैं सस्पेंड करवा दूंगा और रस्टिकेट भी करा दूंगा। पड़े आए कुएं को भरने के लिए। आखिर वो कुएं को भर क्यों नहीं रहे थे? क्या था आखिर ऐसे कुएं में जो रोकता था उस कॉलेज के मैनेजमेंट को उस कुएं को भरने के लिए? ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ये तीनों ठान चुके थे कि ये तो कुएं को भर के रहेंगे। अब फॉर्चुनेटली उसी हॉस्टल के पास एक और बिल्डिंग तामीर हो रही थी और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये धीरे धीरे रेता बजरी चोरी करेंगे रात के समय में और उसी बेसमेंट के ठिकाने में लगाते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई जाता नहीं था, और वो धीरे धीरे उस कुएं को भरना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला था? शायद नहीं। अब ये थोड़ा बहुत जब मटेरियल जमा कर लेते हैं तो ये फिर उस कुएं की तरफ जाते हैं। पहली जो सीमेंट की बोरी जब ये घेरते हैं उस कुएं में, मानो जैसे अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। ये एकदम हिल के रह जाते हैं। ये तीनों टॉर्च चला चुके थे। अंधकार था आसपास बहुत ज्यादा। थोड़ी सी रोशनी होती है तो इनकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। उस कुएं में से धीरे धीरे गुर्राने की आवाज तेज होती जा रही थी और अचानक से 2 अंगारों की तरह जलती हुई आंखें इनको दिखाई देती हैं और परछाई नुमा बहुत बड़ी चीज। और वो गुस्से में कहती है, मुझे दफन करोगे? मुझे? इतना कहते हैं तो ये बस डर के मारे कांप जाते हैं। ये पहले सन रह जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये नोटिस करते हैं कि कुछ छोटी छोटी परछाइयां हैं जो शायद उन बच्चों की थी, उन स्टूडेंट्स की थी जो इस गहरे कोने कुएं का शिकार हुए थे। वो इनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उस परछाई को। और एक बड़ी ही मत्थम सी आवाज आई थी, भाग जाओ, भागो, जान बचाओ। अब ये तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, क्या हमें अपना काम पूरा करना चाहिए। लेकिन वो परछाई, उस पर काबू पाना शायद इतना आसान नहीं था। कुछ देर बाद इनको ये पता लग चुका था कि अब शायद इनके बस का खेल नहीं है, और ये भागते हैं उस बेसमेंट से बाहर भागते हैं और अपने हॉस्टल में आकर अपने रूम में दुबक कर बैठ जाते हैं। रातों रात ये एक डिसीजन ले चुके थे कि ना ही कॉलेज का प्रबंधन इस चीज का साथ देगा और ये तीनों जाने इस चीज को कर नहीं सकते। अगली सुबह 3 बैग और पैक हो चुके थे और ये भी कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जाने ना अनजाने अब ये उस चीज में सम्मिलित हो चुके थे, या इन्होंने उस परछाई को, उस प्रेत को नाराज कर दिया था। शायद अब ये और जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मजबूरी में इन्हें वो काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। अर्जुन और समेत अर्जुन, उस जैसे कितने ही स्टूडेंट की आत्मा शायद आज भी उसी गहरे कुएं में भटक रही है। ये किसी और कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और जब तक पढ़ाई करते रहते हैं पूछते रहते हैं कि भाई वो जो कुआं है भरा कि नहीं। नहीं, हाँ, वहाँ पर एक वेल्डिंग कर दी गई है, एक शीट लगाकर लोहे की वेल्डिंग कर दी गई है ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना जा सके। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, इनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन जब भी ये आपस में मिलते हैं तीनों जाने, ये अपने उस खौफनाक पास्ट के बारे में जिक्र करते हैं। शायद इन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो आज तक इन तीनों को नहीं मिले, और ये सोचते हैं कि शायद डिस्कस करने से कभी ना कभी वो गुंजल खुलेगी, हमें सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे। विक्रम अभी भी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो सका।
आज भी वो रात को कई बार चिल्लाता है कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारा गाना अर्जुन, नहीं सुनना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अमन, उसने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, अध्यात्म की ओर कर चला गया और अब वो एक ऐसी एनजीओ का हिस्सा है जो एंटी रैगिंग ग्रुप है जो बना है, और कॉलेजेस में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो इस चीज़ के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। शायद उन्होंने अपना किस्सा कभी आज तक बताया नहीं, क्योंकि कोई भी उनके किस्से पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन किसी न किसी बहाने कई किस्सों के ज़रिए वो बताते ज़रूर हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो इस दुनिया से अलग है, और आपके किए गए गलत कामों की वजह से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर मैं बात करूं, रैगिंग एक अपराध है, अपराध से कम नहीं है। तो कृपया इन चीज़ों से अगर कोई भी सम्मिलित है और दूर रहे, और ना ही सिर्फ दूर रहे, बल्कि जो ये मैं नंबर है आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ये एक हेल्पलाइन नंबर है। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट रैगिंग से प्रताड़ित है अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी से, इस हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल कर सकता है और एक ऐसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में साथ दे सकता है। अपने साथ होने वाले बुरे काम से वो अपने आप को बचा सकता है, और जो दूसरे बच्चों के साथ होता है उनको भी बचा सकता है। तो ये प्लीज़ हेल्पलाइन को रेफ़र ज़रूर कीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गड़बड़ है आपके जीवन में, आपके आसपास किसी के जीवन में हो रही है। और बताइएगा कि क्या ठीक किया राजकुमार ने, संदीप ने और सचिन ने भागकर वहाँ से? क्या उनको अर्जुन की मुक्ति का उपाय करना चाहिए था? क्या उनको जैसे तैसे करके उस कुएं को भर देना चाहिए था, या फिर समझदारी यही थी कि ऐसी परछाइयों का, ऐसे प्रेतों का सामना ना करें और अपनी जान बचाएं? उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ये ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपके क्या विचार है इसके बारे में, और कैसा लगा किस्सा, ये भी आप बता सकते हैं। इससे पहले हम आज का एपिसोड ख़त्म करें, आपसे गुजारिश है कि जो मेंबरशिप का में नई वीडियो ऐड हो चुकी है, मुर्दों की बस। और ये एक ऐसा किस्सा नहीं है जो ये बयां करता है कि भाई मैं गया, वहाँ पर मुर्दे बैठे थे। सच में जब इस किस्से के अंत तक आप पहुँचेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि दरअसल किस्सा कितना डार्क था और क्या हुआ प्रताप के साथ। क्यों ये किस्सा प्रताप ने नहीं बल्कि उसके दोस्त रवि ने बताया? प्रताप क्यों नहीं बता सके? प्रताप तो उस बस में से जिंदा निकल गए थे, फिर भी क्यों? ये आपको सुनने को मिलेगा मुर्दों की बस में। जैसा कि मैंने कहा कि जो मेंबरशिप के एपिसोड्स होते हैं वो सच में बेहद अलग होते हैं, इसलिए तो मैंने वो एक तरह की पेड सब्सक्रिप्शन है, तो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आप उसको बाय कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे हमारे मेंबर्स वहाँ पर हो चुके हैं, 72, 72, 73 के आसपास हो चुके हैं, और टारगेट है इस महीने 100 को क्रॉस करने का। तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए और लुत्फ़ उठाइए। अभी 13 एपिसोड हो चुके हैं, 1313, और कोशिश होगी इस हफ्ते में 2-3 और लेकर आऊँगा। तो सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, प्लेलिस्ट वो किस्सों की बढ़ती रहेगी जो यूट्यूब पर कोई भी और नहीं सुन सकता, सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनके पास पेड मेंबरशिप है, मात्र वो भी 29 रुपये। कोई लंबी चौड़ी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो होप सो आप उसके बारे में भी गौर करेंगे। और अंधकार तो चल ही रहा है, अंधकार का एपिसोड नंबर 2 जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। और फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।